गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आईपी कोचिंग क्लासेस। आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 2024-25 एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। आई सेल्फ इंट्रोड्यूस, मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस में मैंने एमए किया एंड खुद यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ और जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं लगभग सभी पर मेरा 8 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है। तो क्लास 12 की एनसीईआरटी जो कि स्वतंत्र भारत में राजनीति बुक का नाम है, इसके जितने भी चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स का मैं बड़े ही सरल शब्दों में क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देखते हैं हम फर्स्ट चैप्टर क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। जैसा कि आप चैप्टर नेम देख पा रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और इधर पोस्टर में ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये एक फ्लैग इंडिया का बना हुआ है, एक फ्लैग पाकिस्तान का बना हुआ है। ये जो पब्लिक दिखाई दे रही है इसके अंदर हमें क्या मैसेज दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के अंदर, इस पिक्चर्स के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, क्या इमेजिन हम कर पा रहे हैं इसको देखकर। ये राष्ट्र निर्माण की चुनौती है क्योंकि इंडिया का निर्माण होना था, फॉर्मुलेशन होना था इंडिया का, और उस टाइम पे इंडिया का लीडरशिप किसको दिया जाए इसका डिसीजन मेकिंग बहुत ही डिफिकल्ट था। और इसके लिए फिर आपने देखा 1947 फ्रीडम एक्ट आया और ये सब हुआ, तो देश को दो टुकड़ों में बांटा गया दोस्तों, क्योंकि लीडरशिप इंडिया के लोग भी चाहते थे। लीडरशिप जितने भी ग्रुप्स हैं दोस्तों, उस टाइम पे मोस्ट एक्टिव ग्रुप तो दो ही ग्रुप थे, एक मुस्लिम ग्रुप एक नॉन मुस्लिम ग्रुप, और लीडरशिप दोनों को ही चाहिए थी। इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया, विभाजन। तो विभाजन किया गया। विभाजन का किस तरीके से त्रादसी हुई विभाजन में वो आपको पता ही है। भारतीय राजनीति का सबसे जो दुखदायी घटना थी वो यही थी, हमें आजादी तो मिली थी लेकिन लाशों में सनी हुई। दोस्तों, हमें आजादी मिली लेकिन लाशों में सनी हुई। ये इस बात का क्या मतलब हुआ कि हमारे जो इंडियन भाई थे, बहनें थी, हर वर्ग के लोग थे जिन्होंने एक साथ रहकर कभी आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वही आज एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इसलिए हमें आजादी मिली, खून में लथपथ और लाशों से सनी हुई आजादी। भारत माता की वो गोद एकदम से लाशों से भरा गई थी उस टाइम पे। तो फिर जब आजादी मिली तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती हमारे सामने आकर खड़ी हुई। राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती होती है दोस्तों गठबंधन की, देश को बांधने की, कॉन्स्टिट्यूट करने की। तो हमने संविधान सभा का चयन किया, संविधान सभा ने हमारे लिए संविधान बना के दिया। और राष्ट्र निर्माण किस तरीके से हुआ, किस तरीके से स्टेट्स का फॉर्मुलेशन हुआ, किस तरीके से स्टेट्स को बनाया गया, वो किस आधार पे बनाया गया, जाति के आधार पर, समाज के आधार पर, भाषा के आधार पर, या तो फिर एजुकेशन या फिर जियोग्राफी के बेसिक्स पर स्टेट्स का फॉर्मुलेशन किया गया। आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश के अंदर जब भारत आजाद हुआ तो भाषा के आधार पर स्टेट बनाने की चुनौती का सामना किया गया और फजल अली आयोग, जेबीबी आयोग, ये सब बनाए गए ताकि इनकी ये जो चुनौती है भाषा के आधार पर स्टेट के निर्माण की, इसको सुलझाया जाए। और आपने देखा कांग्रेस कार्यकर्ता श्री रामुलु आंध्र प्रदेश में जो है अनशन पर बैठे हुए शहीद हुए, अनशन पर बैठे हुए उनने मृत्यु को प्राप्त किया। उसके बाद फिर एक आयोग बनाया गया जो कि भाषा के आधार पर राष्ट्र निर्माण को स्टेट के एक फॉर्मुलेशंस को एक फॉर्मूला दिया उसने। तो इस तरीके से राष्ट्र का जो निर्माण है दोस्तों, राष्ट्र के निर्माण में एक ही चुनौती नहीं है, कई प्रकार की चुनौती होती है। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने गरीबी, भुखमरी और इस तरीके की स्वास्थ्य की, पानी की, सुविधाओं की, मकान की बहुत सारी समस्याएं थी दोस्तों। जिस तरीके से हजारों लोग भूखे और हजारों लोग बेघर थे, सरकार के सामने सबसे पहले तो उनको खाना, पानी और मकान का इंतजाम करना था, उसके बाद फिर कहीं निर्माण की बातें आगे करना थी। राष्ट्र निर्माण के अंदर शिक्षा के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाता है दोस्तों जब राष्ट्र निर्माण की बात की जाती है। और फिर शिक्षा के बाद रोजगार, कपड़ा, मकान, ये सब प्रमुख चुनौतियां हैं किसी भी सरकार के सामने, किसी भी लीडर के सामने अगर वो राष्ट्र निर्माण करना चाहता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है राष्ट्र निर्माण। नए राष्ट्र की चुनौतियां। सन 1947 से दोस्तों 1947 में 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू इस रात संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका एक प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ट्विस्ट विद डेस्टिनी, ये वन वर्ड्स में आ सकता है दोस्तों, ठीक है। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आजादी की लड़ाई में कई आवाजें बुलंद थी। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह थी कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चला जाए। दूसरा है कि सरकार सबके भले के लिए काम करे, ठीक है। दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे पता चले हमें राष्ट्र निर्माण में दोस्तों। जनता का जो फैसला था वो यही था कि जब देश आजाद हो तो हमें डेमोक्रेसी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, जिसमें चुनाव होते हो, जिसमें वोट डालने का सभी को अधिकार हो। हम वोट डाल के अपना अधिकार का यूज करके अपनी सरकार को बनाए, ना कि तानाशाही या तलवार के दम पर कोई राजा बने। इस तरीके का जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। पहली बात राष्ट्र निर्माण की निकली, तो राष्ट्र निर्माण का जो साधन था वो क्या चुना गया दोस्तों? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है दोस्तों दुनिया के अंदर, और सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है, जो आपको पता होना चाहिए। दो फैक्ट्स। तो इंडिया की जनता ने क्या चुना? लोकतंत्र, राष्ट्र निर्माण के लिए। इसके लिए संविधान सभा बनाई गई, आपने देखा है दोस्तों, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन रहा, जिसने भारत के लिए एक संविधान बना के दिया। जिसके जब संविधान लागू हुआ तो उस टाइम पे दोस्तों 395 अनुच्छेद और जिसके 12 भाग और 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद 12 अनुसूचियां कैसे हो गई आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 9वीं अनुसूची आपके लिए भूमि प्रतिबंध के लिए लाई गई थी, और 10वीं दल बदल के फिरती थी। 11वीं और 12वीं दोस्तों नगर पंचायत और नगर परिषद, नगर पालिका से संबंधित थी। स्थानीय शासन जिसको बोला जाता है, स्थानीय शासन पे भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन अभी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पे बात चल रही है। इस तरीके से देश आजाद हुआ दोस्तों। तो राष्ट्र निर्माण के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा गवर्नमेंट के लिए, अंदर के आंदोलनों का भी और बाहर के आंदोलनों का भी। और जिस तरीके से आपने देखा है हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़ और कश्मीर को हमने भारत में मिलाने के लिए किस तरीके की चुनौतियों का सामना करा, और पुलिस का और आर्मी का सहारा लेना पड़ा। और इसके लिए फिर आज तक कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद बना हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं दिल्ली की जामा मस्जिद, तो ये सब इलाका, ये लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराता हुआ डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, लाल किले की प्राचीर से भाषण देते प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड इन इंडिया, ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश ने 200 ईयर अपन पे राज किया, उसका एंड हुआ, एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड इन इंडिया, ब्रिटिश रूल। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, द हिंदुस्तान टाइम्स में ये खबर छपी थी उस टाइम पे। 3 चुनौतियां। अब 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी दोस्तों? सबसे पहले महात्मा गांधी जी का वक्तव्य पढ़ते हैं, 14 अगस्त 1947 कलकत्ता से। कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन अभी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, आधी रात को। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गम का दिन भी। ये वही बात कह रहे हैं दोस्तों जो कि मैंने आपको पहले बताई थी। हमें आजादी तो मिली है, लेकिन लाशों में सनी हुई। हमारे भाइयों की लाशें एक दूसरों ने बहाई। बंटवारे का जो गम था वो हमें झेलना पड़ा। मुक्त तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौती है। पहली और तत्कालिक चुनौती ये थी, एकता के सूत्र में बंधे एक भारत को गढ़ने की थी, जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान आजाद हो रहा था और पाकिस्तान आजाद हो रहा था। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र के रूप में आजाद हो रहा था, लेकिन हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश के रूप में आजाद हो रहा था, जिसमें सभी जातियां थी, विविधताएं थी, और लोग सभी प्रकार के लोगों का रहवास था। तो सबसे बड़ी चुनौती थी देश के अंदर विविधता में एकता किस तरीके से बनाई जाए, और शांति और सद्भावना के साथ देश को कैसे आगे बढ़ाए। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, सबको लेकर चलना। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था, जहां अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। इस बात से हमें पता चलता है दोस्तों किस तरीके से हमने कई दंगों और सांप्रदायिक घटनाओं का दंश झेलते हुए विविधता में एकता को बनाए रखा, और इस चुनौती को हमने पूर्ण किया और देश को आज तक हमने बांधे हुए रखा। ये सब लोकतंत्र और जनता की सद्भावना का ही कमाल है। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करने की। दोस्तों, आप
भारतीय संविधान के बारे में पहले ही इसके चैप्टर्स 11 क्लास 11 की उसमें पढ़ चुके हैं दोस्तों आप, या स्वतंत्र भारत की राजनीति समकालीन भारत में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र को अपनाया। इन विशेषताओं से सुनिश्चित हो गया कि लोकतंत्र देश ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती थी लोकतंत्र को बचाए रखना, और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए दोस्तों सबसे बड़ा जो हथियार है वो है फंडामेंटल राइट। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। आप राइट टू वोट है, राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू एजुकेशन है दोस्तों, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनको कोई छीन नहीं सकता है दोस्तों। संविधान ने उनकी गारंटी दी गई है। आप सम्मानित नागरिक हैं, आप सबको मतदान का अधिकार है, आप सब अपने मतदान से सरकार चुनते हैं और वह सरकार फिर भारत को चलाती है और आप अपने हित में कार्य करते हैं। और अगर वह सरकार अपने लक्ष्य से भटकती है तो आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप आंदोलन कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 91 से आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का एंजॉय कर सकते हैं, आप उनके आलोचना कर सकते हैं। तो आलोचना करना देश की गद्दारी नहीं होता है दोस्तों। आलोचना करना हमेशा सरकार को सही ढंग से चलाए रखने का एक साधन है। आलोचना राजनेताओं को अपने मकसद से भटकने नहीं देती है। इसलिए आपने जितने भी बड़े बड़े लीडर्स देखे हिंदुस्तान के, वह आलोचना से कभी डरे नहीं है और आलोचना करने वालों को उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया है। आलोचना करने वालों को कभी भी निरुत्साहित नहीं किया है। वो इसलिए दोस्तों कि अगर आपकी आलोचना नहीं होगी तो आप गर्भ में चले जाएंगे और फिर आपकी जो है मति भ्रष्ट हो जाएगी और आप किसी भी देश को सांप्रदायिकता की ओर ले जा सकते हैं और उसकी चुनौतियों का सामना फिर आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का अभी ये जो चैप्टर चल रहा है ये पहला ही पार्ट था। इसमें कुछ हमने इंट्रोडक्शन देखा राष्ट्र निर्माण के लिए। इसके आगे के जो भाग आएगा इस चैप्टर्स का, उसमें हम संपूर्ण अध्याय फुल चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आज हमने सिर्फ चुनौतियों की बात की है, क्या क्या चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण में, भारत के निर्माण में। आगे जाके हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे एक एक करके, और किस तरीके से राष्ट्र का निर्माण हुआ ये भी देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में लेकर आऊंगा, पॉलिटी पर, इकोनॉमिक्स पर, हिस्ट्री पर एंड मैनेजमेंट पर, ये सब इंडियन सोसाइटीज पर। सीबीएसई और एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल फ्री में मेरे चैनल पर रहेगा। आप सब आगे बढ़ने से पहले, वीडियो छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।